Hello, Bacha Buddy. Welcome back to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. आज का ये वीडियो सेकेंड एपिसोड है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर क्लास 10th का। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ। गांधी जी इंडिया आए, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किए, रॉलेट एक्ट पढ़ा, जलियांवाला बाग मस्कर पढ़ा और गांधी जी ने क्यों उस सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया ये भी पढ़ा। आज हम इससे आगे की बात करेंगे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है उन्हें इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द सेकेंड एपिसोड। गांधी जी ने जलियांवाला बाग मस्कर के जो भी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो भी ब्रूटल रिप्रेशन हुए और लोगों ने अटैक करने शुरू किए पुलिस के ऊपर, उस सब के बाद कॉल ऑफ कर लिया था अपने उस सत्याग्रह को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि गांधी जी हार मानने वालों में से तो नहीं थे, तो उन्होंने कुछ बड़ा सोचा। उन्हें लगा कि ठीक है, ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ कुछ हद तक, कुछ टाउन्स तक स्प्रेड हुआ, पूरी तरह स्प्रेड नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा मूवमेंट बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट करें, उन्हें एक दूसरे के करीब लाएं। और जल्दी ही उन्हें इसका मौका भी मिल गया। कैसे मिला वो मौका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था तो वो ओटोमन टर्की के डिफीट के साथ एंड हुआ था। उस डिफीट के बाद एक र्यूमर स्प्रेड हो गया कि जो ओटोमन के एम्परर हैं उनके साथ एक हार्श पीस ट्रीटी होने वाली है। ये जो ओटोमन के एम्परर थे ना, इन्हें लोग खलीफा कहते थे। खलीफा क्या होते हैं? स्पिरिचुअल हेड। जो मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड होते हैं उन्हें खलीफा कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन के स्पिरिचुअल हेड पोप हैं, ऐसे मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड कौन है? खलीफा। तो जब लोगों के पास ये खबर पहुंची कि उनके खलीफा के साथ एक हार्श पीस ट्रीटी होने जा रही है, तो लोगों का भड़कना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, बहुत ही जायज़ सी बात थी। और इसका असर इंडिया पे भी डेफिनेटली आना था। यहाँ पर भी अच्छी खासी मुस्लिम कम्युनिटी थी, पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भी यहाँ पे बहुत सारी थी। खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए यानी बचाने के लिए इंडिया में भी बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई मार्च 1919 में। इसे अली ब्रदर्स ने एस्टैब्लिश किया था। अली ब्रदर्स कौन थे? दो भाई जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। और इसके बाद इन अली ब्रदर्स ने महात्मा गांधी से डिस्कस करना शुरू किया कि कैसे वो अपनी इस कमेटी का जो भी उनका मोटिव है उसे कैसे यूनिफाइड करके एक मास एक्शन में चेंज कर सकें। क्योंकि गांधी जी ने ऑलरेडी कुछ सत्याग्रह चलाए हुए थे, उन्हें पता था किसी मूवमेंट को मास मूवमेंट में कैसे चेंज करना है। तो अली ब्रदर गांधी जी के पास गए उस पॉसिबिलिटी को ढूंढने के लिए कि जो भी उन्होंने खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए कमेटी बनाई है, उस मूवमेंट को भी कैसे वो मास एक्शन में चेंज करें। बस गांधी जी को तो मौका मिल गया। उन्हें मौका मिल गया इस तरीके का कि उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि कैसे मुस्लिम्स को भी क्लोज लाया जा सकता है। उन्हें ये मौका मिला कि मुस्लिम्स को भी उस अम्ब्रेला के अंदर ले आए, मतलब उस कमेटी के अंदर ले आए, उस मोटिव के अंदर ले आए कि वो मिलकर हमारे साथ काम करें। उन्होंने कैलकाटा सेशन में, जो कैलकाटा में सितंबर 1920 में सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ बाकी लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि क्यों ना अब हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर से स्टार्ट करें, जिसमें हम खिलाफत को भी सपोर्ट करेंगे और स्वराज की भी बात करेंगे। ये बात इतनी आसान नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। और अभी अभी मैंने जिस कैलकाटा सेशन का नाम लिया, इसे लर्न कर लो अच्छे से, क्योंकि ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। नाउ गांधी ने जो शुरू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके पीछे रीजन क्या था? गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज के नाम से। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इसलिए एस्टैब्लिश हो पाया क्योंकि इंडियंस ने उन्हें कॉपरेट किया। अगर हम उनके साथ कॉपरेट ही ना करते ना, तो वो हम पर कभी रूल कर ही नहीं सकते थे। और आज भी अगर हम कॉपरेशन उनके साथ बंद कर दें तो वो हम पे ज़्यादा देर रूल नहीं कर पाएंगे। गांधी जी का जो ये प्रपोजल था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, टू सपोर्ट खिलाफत एंड फॉर द डिमांड ऑफ स्वराज, ये 3 फोल्ड में उन्होंने सोचा था कि यानी ये एक झटके से स्टार्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। इसमें पहला स्टेप होगा सरेंडर ऑफ टाइटल्स।
ब्रिटिश अथॉरिटीज अक्सर यहाँ के लोगों को कुछ स्पेशल टाइटल्स देती थी ना, नवाब और समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह के टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे कि हमें तुम्हारे टाइटल नहीं चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा बॉयकॉट का। किस तरह का बॉयकॉट? फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट, फॉरेन ट्रेड का बॉयकॉट, सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट। अगर उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें दबाने की कोशिश करती है तो वो फुल सिविल डिसओबीडियंस का कैंपेन चलाएंगे। हालांकि उनकी ये बात कांग्रेस के लीडर्स को पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था ये जो बायकॉट करना है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अभी रिसेंटली एक इलेक्शंस आने वाले थे नवंबर 1920 के, जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। उन्हें लगा इस समय इलेक्शंस का बायकॉट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक तरीका है जिससे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बन पाते हैं और अपनी बात रख पाते हैं। और दूसरा, उनको ये भी डर था कि अगेन अगर इस मूवमेंट में पहले जैसी फिर से वायलेंस हो गई तो, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था वहां पे भी तो सत्याग्रह ही चल रहा था सिंपल, जो कि पीसफुल था, लेकिन वहां भी वायलेंस हो ही गई थी ना, तो उन्हें ये डर था कि इस मूवमेंट में भी वायलेंस के पूरे चांसेस हैं। लेकिन फिर भी गांधी जी चाहते थे ये मूवमेंट चलाया जाए। कुछ महीने तक बड़ी खींचतान चली कांग्रेस के लीडर्स के बीच में, और एट लास्ट नागपुर का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1920 में, वहां पे इस मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया और इसकी बिगिनिंग हो गई जनवरी 1921 में। अगेन याद रखिएगा, कांग्रेस सेशन नागपुर वाला दिसंबर 1920 में। मैप का क्वेश्चन हो सकता है ये, राइट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। अब इस मूवमेंट का असर नॉर्मल सोसाइटी पे कैसा रहा ये समझने की जरूरत है। जो इसका असर हुआ, यानी लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे क्या रिस्पॉन्स दिया, वो सब जगह का अलग अलग था। हर जगह के लोगों ने अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन्स की, यानी सिटी एरियाज की। यहाँ पे जो मूवमेंट है मिडिल क्लास लोगों से स्टार्ट हुआ और उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसमें। जो स्टूडेंट वगैरह थे, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चलाए जाने वाले स्कूल कॉलेज थे वो छोड़ दिए, टीचर्स ने वहाँ की जॉब छोड़ दी, वहाँ जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, इवन उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया। सिर्फ एक मद्रास प्रोविंस का केस अलग रहा, वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एरियाज में काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया गया। ये एक अच्छी शुरुआत थी। इसके साथ और भी काम हो रहे थे। एक तरफ जहाँ यहाँ ये सब कर रहे थे वो लोग, काम नहीं जाना, स्कूल कॉलेजेस को ज्वाइन नहीं करना, दूसरा वो बॉयकॉट जैसी चीज़ें भी अपना रहे थे। अगेन वही फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, लीकर शॉप को पिकेट करना। पिकेट का मतलब होता है एंट्री को बैन कर देना, उस एंट्री को ब्लॉक कर देना कि कोई वहाँ एंटर ना कर पाए। तो लीकर शॉप को ब्लॉक करना, फॉरेन गुड्स का यूज़ कम कर देना, ऐसी चीज़ें, या ना करना फॉरेन गुड्स का, ऐसी चीज़ें भी की जा रही थी। हालांकि ये जो प्रोसेस था, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में चल रहा था, ये ज़्यादा देर नहीं चल पाया और बहुत जल्दी ही स्लो डाउन हो गया। क्यों स्लो डाउन हुआ होगा? इसके रीज़न बहुत सारे रहे। अगर हम मेन रीजंस की बात करें तो कुछ खास चीज़ें सामने आती हैं। क्या? जैसे अभी अभी मैंने कहा फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर रहे थे वो। अब अगर फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें खादी में जाना पड़ेगा, लेकिन खादी जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती थी कंपैरेटिवली मिल्क क्लोथ। मिल्क का कपड़ा जो वहां से ब्रिटेन से बनकर आता था वो सस्ता पड़ता था इंस्टीड ऑफ खादी। तो जो लोग पुअर थे वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ज्यादा देर उसको नहीं झेल पा रहे थे। दूसरी तरफ अगर अभी हमने स्कूल कॉलेजेस की बात करी, तो अगर उन्हें छोड़ना है, ब्रिटिश ऑफिशियल के जो चलाए जाने वाले स्कूल्स थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के चलाए जाने वाले जो भी इंस्टीट्यूट थे, अगर उन्हें छोड़ना है तो उसका कोई सब्सटीट्यूट तो चाहिए। बट उस इंस्टीट्यूट्स को सेटअप होने में टाइम लगता। इतना टाइम कोई कैसे रह सकता है बिना काम किए? अनएम्प्लॉयड या अनएजुकेटेड कंडीशन में कोई कैसे रह सकता है? तो हार के उन्हें वापस से उन्हें ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन टाउन में चलने वाले इस पूरे मूवमेंट ने इकोनॉमी पे अच्छा खासा इफेक्ट डाला था ब्रिटेन की। क्यों? क्योंकि जैसे ही फॉरेन गुड्स का लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया, लीकर शॉप पिकेट करनी शुरू करी, उसका असर डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी पे पड़ना ही था। इतना ज़्यादा पड़ा कि जो इम्पोर्ट फॉरेन क्लोथ का होता था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया 1921 से 22 के बीच में। जो इम्पोर्ट होता था, जो भी फॉरेन क्लोथ इम्पोर्ट होता था, उसकी वैल्यू 102 करोड़ से सीधा घटकर 57 करोड़ पे आ गई। और जो मर्चेंट्स थे या जो भी ट्रेडर्स थे,
उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने के लिए मना कर दिया, जिसका फायदा डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्री को मिल रहा था। यहाँ जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, इंडियन हैंडलूम्स थे, उनका बिजनेस रेज हो रहा था। यानी टाउन्स में इसका रिस्पॉन्स मिला जुला रहा, कुछ हद तक अच्छा, कुछ हद तक बेकार। बेकार नहीं, मतलब कुछ कमियां रह गई। कमियां शायद इसलिए रह गई कि अभी हमारी सोसाइटी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी पूरी तरह। टाउन्स के बाद कंट्री साइड में इसका इफेक्ट बिल्कुल ही अलग रहा। कंट्री साइड क्या होती है, मतलब जो रूरल एरियाज होते हैं, तो रूरल एरियाज में इसका असर बिल्कुल अलग रहा। हम बात करते हैं सबसे पहले अवध की। अवध में जो ये मूवमेंट था वो पीजेंट्स चला रहे थे, और पीजेंट्स को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। या अगेन आपका 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि अवध का पीजेंट मूवमेंट कौन लीड कर रहे थे, तो बाबा रामचंद्र कर रहे थे। ये लोग जो पीजेंट यहाँ के थे, ये अपने मूवमेंट को जिस तरीके से चला रहे थे वो सिर्फ स्वराज या खिलाफत मूवमेंट तक नहीं था, इनका अपना नजरिया था। मैंने जैसा पहले कहा, हर कोई इस मूवमेंट को अपने तरीके से ले रहा था। इस मूवमेंट में जो पीजेंट्स थे अवध के, वो डिमांड कर रहे थे रेवेन्यू को रिड्यूस करने की, बेगार को अबॉलिश करने की, और वो सोशल बायकॉट करते जा रहे थे लैंडलॉर्ड्स का। मैंने कहा रेवेन्यू रिड्यूस करें, यानी जो भी रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाता है उसको रिड्यूस किया जाए, उस रेट को रिड्यूस किया जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगार। बेगार क्या सिस्टम होता है? बेगार सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपको काम तो करना है लेकिन उसके बदले में आपको वेजेस नहीं मिलेंगे। बिना वेजेस के काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। इस सिस्टम को वो हटाना चाहते थे। सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, यानी ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो बिना बात का उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे, वो उनका सोशल बायकॉट करने लगे। बायकॉट के कई तरीके हो सकते थे। उनका काम करने से मना कर देना, एक बड़ा फेमस उस टाइम काम चला था नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद मतलब उस जमाने के लोग तो नाई और धोबी पे बहुत चीज़ों के लिए डिपेंड होते थे, तो नाई और धोबी जैसी जो सर्विसेज होती हैं वो लोगों ने करने से मना कर दिया लैंडलॉर्ड्स के लिए। बाद में ये मूवमेंट और ज़्यादा स्प्रेड हुआ और अक्टूबर आते आते औध किसान सभा बना दी गई, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू और साथ में बाबा रामचंद्र। जैसे इस मूवमेंट और स्प्रेड हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत वायलेंस भी क्रिएट होने लग गया। जैसे जो तालुकदार, यानी वो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार जो थे, उनके घरों पे अटैक होने लगा, मर्चेंट्स पे अटैक होने लगा, बाजार लूटे जाने लगे, ग्रेन्स पे कब्जा किया जाने लगा। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स की ट्राइबल्स थे। इन ट्राइब्स का जो तरीका था अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेने का, वो भी बिल्कुल अलग था। इस रीजन में जो मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। एक ही नाम है, 4 नाम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अलूरी सीताराम राजू, जो वहां के बाद में फोक हीरो बन गए। अलूरी सीताराम राजू का ये कहना था कि उसके पास गॉड की दी हुई कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, इवन वो बुलेट शॉट से भी खुद को बचा सकते हैं। हालांकि वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे। वो लोगों से कहते थे कि खादी पहनो, ड्रिंकिंग बंद कर दो, यानी वो अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर दो। लेकिन कुछ बातों में वो उनसे अलग थे। उनका ये मानना था कि अगर फ्रीडम चाहिए तो वो नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगी, फोर्स का यूज तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने गुडेम हिल के जो रेबेल्स थे, रेबेलियंस जो थे, उनकी मदद से पुलिस स्टेशन पर अटैक करना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करना जैसे काम बहुत किए। बाद में उन्हें 1924 में पकड़ लिया गया। यहां तक ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है कि वायलेंस अवध में भी हुई, गुडेम हिल्स में भी हुई। अब हम बात करते हैं असम की। यहाँ की वायलेंस ज़्यादा बुरी थी क्योंकि इसका असर वहाँ के लोकल लोगों को झेलना पड़ा। असम में प्लांटेशन वर्कर्स काम करते थे कुछ। अकॉर्डिंग टू इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859, इन प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स को छोड़ के जाएं बिना परमिशन के। यानी अगर टी गार्डन छोड़ के उन्हें घर तक भी जाना है तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ये जो परमिशन है ये तो आसानी से देते नहीं ब्रिटिश ऑफिशियल, हम सबको पता है कि कैसे ब्रूटल थे वो लोग, तो नहीं देते थे। लेकिन रूल यही कहता था कि बिना परमिशन के नहीं जा सकते। अब जैसे ही अवध के उन प्लांटेशन वर्कर्स को ये पता चला
कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है और उनसे कहा जा रहा है कि इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना, तो उन्होंने जो वहाँ की टी गार्डन्स की अथॉरिटीज़ थी उनकी बातें मानने से मना कर दिया, राइट, और अपने घरों की तरफ चल पड़े। उनका भरोसा था कि गांधी राज आ रहा है और अब उनको उनके विलेजेस में ही लैंड मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही वो वहां से निकले तो रेलवे अथॉरिटी ने उन्हें पकड़ लिया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। और इसके जस्ट बाद वो चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ, द फेमस चौरी चौरा इंसिडेंट, जो हम सबको पता है। पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए लोगों पर पुलिस ने अटैक किया था, बदले में उन लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी मारे गए थे। ये सब हुआ था फरवरी 1922 में, और जिसके बाद गांधी जी ने अगेन इस मूवमेंट को भी विड्रॉ कर लिया। इसके बाद कंडीशंस बदली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कांग्रेस के लीडर थक रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या नया आइडिया निकाला, ये सब हम समझेंगे अपने अगले एपिसोड में। टिल देन, रिवाइज द टॉपिक्स, see the video once again, and please like, share, subscribe and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100. Bye bye.